गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी आफ्टर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स। होपफुली सबके अच्छे अच्छे हो गए, जैसे भी हो गए। अब अपन सेकंड जर्नी शुरू करते हैं। हो सकता है किसी की कुछ कमी रह गई हो, किसी की तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, किसी की एप इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई हो। कई बार तैयारी अच्छी करके जाते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, होती है छोटी मोटी चीजें। क्या तो हुआ और क्या हो सकता था ना। अपने को ये सोचना है कि सेकंड टर्म की तैयारी हम कैसे करें। सेकंड टर्म में देयर आर इन ऑल 4 + 3 7 चैप्टर्स, राइट? या 6 चैप्टर्स? 7 चैप्टर्स थे शायद, है ना, मैंने देखा। तो 7 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीटेड हैं, 4 चैप्टर्स हमको करने हैं। द चैप्टर्स विच आर नॉट कंप्लीट, कंस्ट्रक्शंस। सेकंड क्या है? कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस के बाद आइए सर्कल्स, एंड लास्ट वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे हिरार्की में, उसके बाद चलेंगे कंस्ट्रक्शंस पे, उसके बाद चलेंगे सरफेस एरिया, लास्ट वन उठाएंगे सर्कल्स। क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं वो इसी 11th के बाद के हैं ना। 11th चैप्टर के बाद के जो जितने भी चैप्टर्स, उनको पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। 11 चैप्टर से पहले के पढ़ने का तरीका कुछ अलग है ना। वो थोड़े बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, तो सर्कल्स को आखिरी में उठाएंगे, बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो उठाएंगे दैट इज स्टेटिस्टिक्स, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। बताओ स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स? नो? डेटा। ओके, एक वर्ड निकल गया है, डेटा, वेरी गुड। स्टेटिस्टिक्स रिवॉल्व्स कोर्स। क्यों है हमारे कोर्स में, जरूरत क्या है स्टेटिस्टिक्स की? बताओ, सोचो। ये सवाल हमेशा हर चैप्टर के स्टार्टिंग में होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे कोर्स में क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बताओ क्यों है, इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। स्टेटिस्टिक्स का क्या जरूरी है? क्या स्टेटिस्टिक्स बिना उसके काम नहीं चलेगा क्या? हम्म। आगे भी जाके डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। कंप्यूटर है ना यार, कंप्यूटर कर लेगा। अच्छा, ठीक है, काफी हद तक ठीक बोला। देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच हर कोई देखता होगा ना, या कोई सा भी गेम या कोई सा भी स्पोर्ट देखते होंगे। तो जैसे ही, जैसे मान लो कोई बैट्समैन एंटर होता है, तो एंटर होते ही एक नीचे ने एक हल्का सा एक पॉपअप बॉक्स खुल जाता है, उसमें लिखा रहता है कि इस खिलाड़ी ने इतने मैच खेले, इतने रन स्कोर किए, इतने हंड्रेड्स हैं, इतनी बार 30 से ऊपर, इतनी बार 30 से नीचे आउट हुआ है, इतने चौके लगाए हैं, फर्स्ट 5 ओवर में ये खिलाड़ी ऐसे खेला है, आखिरी के 5 ओवर में ये खिलाड़ी ऐसे खेला है। हाँ? सर्दियों के दिनों में इसका एवरेज इतना चढ़ गया, गर्मियों के दिनों में इसका एवरेज कम हो गया, स्ट्राइक रेट बढ़ गई। अरे भाई, कौन है जो इतना सब कुछ मैनेज कर रहा है? किसने बताया ये सारी चीजें? कोई तो होगा जो उसके ये सारा रिकॉर्ड रख रहा है। कौन रख रहा है ये रिकॉर्ड? स्टैटिस्टिक्स। कौन रख रहा है ये रिकॉर्ड? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इन मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों रख रहा है? क्यों रख रहा है?
ताकि उस खिलाड़ी को आगे सेलेक्ट टीम में करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन लिया जाए। पुराने रिकॉर्ड्स पे तो आप आगे डिसीजन लो, अभी हटा दिया ना विराट कोहली को कैप्टनसी से, क्यों? पुराना रिकॉर्ड कह रहा है साहब एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीता के ला रहा है, हटाओ भी ओडीआई कैप्टन से। तो ये रिकॉर्ड है ना हमारे पास, भाई इतना इसने ऐसे किया, इतना ऐसे किया, तभी तो आगे के डिसीजन ले पाएंगे हम। हटा दिया, T20 से तो खुद ने छोड़ दिया, ओडीआई से खुद उसको हटा दिया सौरव गांगुली ने। रोहित शर्मा हो गया दोनों का कैप्टन, अब केवल टेस्ट कैप्टन हूँ। ठीक है, समझ गए ना? तो एक छोटा सा एग्जांपल था ना, नथिंग पर्सनल, किसी को भी ऐसे पर्सनली मत लो कि कैसे कैसे हटा दिया। हाँ ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल था कि हमको आगे क्या करना है। अच्छा छोटी मोटी सपोज करो आज मेरे को किराने की दुकान खोलनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे को एक किराने की दुकान तो बहुत सारी हो गई, कुछ भी नई चीज ले लो। फॉर एग्जांपल मेरे को एक रेडीमेड कपड़े का शोरूम खोलना है ना, पीटर इंग्लैंड का सपोज करो, अभी तो हो गया निवाई में, सपोज करो नहीं है, या पीटर इंग्लैंड ने भी जब खोला होगा तो ये चीज सोची होगी है ना, पीटर इंग्लैंड खोलना है मुझे ना। तो अब मैं क्या करूंगा साहब, सबसे पहले तो मैं कुछ डेटा इकट्ठा करूंगा कि पीटर इंग्लैंड यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा दूं और पता चले कि चल ही नहीं रहा, लॉस हो गया मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, डेटा इकट्ठा करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा करूंगा वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है वो? स्टेटिस्टिक्स कुल मिला के 4 स्टेप्स पे रिवॉल्व करता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है बोलो? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया। अच्छा डेटा जो अपन कलेक्ट करते हैं ना वो भी दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा। अभी हमारे पास आज फाइल नहीं है, कल मैं फाइल निकाल के रखूंगा वहां से उस कंप्यूटर से, तो उसमें क्या आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी रफ नोट्स बना लेते हैं, आज आज मैनेज कर लेते हैं बस, है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा जिसके अंदर दो स्टेप्स, दो तरह के कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, मतलब दो मेथड्स हैं, एक प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा और एक सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले इस पे बात करते हैं। डेटा कलेक्ट करना है मुझे, साथ शोरूम खोलना है, तो मैं यहाँ के लोग बागों के कपड़े पहनने के तरीके को पहचानूंगा। ठीक है, तो उसके लिए या तो मैं डोर टू डोर जाऊंगा, भाई साहब नॉक करूंगा, हेलो भाई साहब कैसे कपड़े पहनते हैं आप? आपको पीटर इंग्लैंड का शोरूम खोल दे, ले लोगे ये कपड़े? हाँ, कितने रुपए के पहन लेते हो? 1500 रुपए की पैंट पहन लेते हो क्या? 2000 की पैंट पहन लेते हो क्या? क्योंकि उसकी तो आती ही इतनी महंगी है। तो मैं इस तरीके से ट्रेंड पहचानूंगा ना, भाई आप कितने रुपए के कपड़े पहनते हो, कितने कॉस्टली पहनते हो, कितने साल चलाते हो, सारी चीज मैं पूछूंगा। ये तो गया प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड, तो मैं डोर टू डोर नहीं जा सकता, तो मैंने क्या करा, इंदिरा कॉलोनी में दीपेश को भेज दिया, निशिता रहती है कहाँ पे, उस मोहल्ले में, उसको भेज दिया। अनुष्का जिस मोहल्ले में रहती है उस उधर इसको भेज दिया। सिंधी कॉलोनी में नौनी को भेज दिया कि जाओ डोर टू डोर जाओ। पे किया मैंने उसका, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्री में काम करा है। तो मैंने इसको भेजा। मैं एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है ये, है ना, नहीं कई लोगों को जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है, कई लोग कर, कई लोगों को जरूरत होती है। अरे आपका लिए तो वो एक काम है ना, आप तो मेरे लिए काम कर रहे हो, उसका पेमेंट ले रहे हो। आपको मतलब नहीं है कि आप हाँ ठीक है। तो अब वो जो डेटा मेरे पास आया, वो डेटा मेरे पास आया, वो मैंने इकट्ठा नहीं किया है, मैंने आपके इकट्ठे किए हुए डेटा को यूज किया है। उस डेटा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं? देखो उसके नाम से पता चल रहा है, सेकेंड हैंड डेटा है वो। सेकेंडरी मीन्स सेकेंड हैंड डेटा। तो वो फर्स्ट हैंड नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं आया मेरे पास। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सबसे पहला। सेकेंडरी मतलब द्वितीय, सेकंड हैंड पे जो मेरे पास आया है ना। तो वो डेटा मेरे पास आया सेकेंडरी डेटा। ये होते हैं दो तरीके। अच्छा सेकेंडरी डेटा के बहुत सारे एग्जांपल, हम जनरली सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, प्राइमरी डेटा हम बहुत कम रेयर केस में यूज करते हैं ना। जैसे सपोज करो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली कि निवाई की पॉपुलेशन कितनी है और कितने यहाँ पे सेल है, कितनी मार्केटिंग है, वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, इंटरनेट पे सब मिलता है, वो भी सेकेंडरी डेटा है। इंटरनेट पे किसी ने अपलोड किया है ना, किसी के ऑलरेडी की हुई चीज रिसर्च को मैंने यूज कर लिया। या मैं नगर पालिका चला गया, नगर पालिका में मैंने जाके एक लिस्ट है, या मैंने कोई न्यूज़पेपर कटिंग से मान लो कोई रिसर्च ले लिया, न्यूज़पेपर में किसी पत्रकार ने छापा, मैंने उसको कटिंग ले ली और वहीं से मैंने डेटा ले लिया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सेकेंडरी डेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमरी डेटा हमेशा अच्छा होता है, सेकेंडरी डेटा हमेशा अच्छा होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इन केस अगर एरिया छोटा है तो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा का मेथड अच्छा है, छोटा ही एरिया है, डोर टू डोर जाके खुद ही ले लो। लेकिन इन केस एरिया वास्ट है, मुझे पूरी टोंग डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है, टोंग डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है, मैं थोड़ा ना डोर टू डोर जा सकता हूँ, तो मुझे किस पे स्टिक करना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी डेटा पे। तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह सही हैं, ना वो बुरा है ना ये अच्छा है। ठीक है,
इसके कुछ मेरिट्स हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, या दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का सबसे बड़ा मेरिट क्या है? मेरिट समझते हो ना, फायदा। सबसे बड़ा मेरिट क्या है, गुण क्या है उसका, कि इसमें डेटा एग्जैक्ट आता है। इसमें डेटा क्या आता है भाई, मैं खुद जा रहा हूं ना, तो खुद मैंने एग्जैक्ट नोट किया। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है। अब गुण क्या है इसका, इस मेथड का, इसमें बहुत टाइम लगता है, डोर टू डोर जाओगे। सेकेंडरी का यही उल्टा कर दो, सेकेंडरी का ये उल्टा कर दो। सेकेंडरी का मेरिट क्या है, सेकेंडरी का मेरिट ये है कि इसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट एक निकाला इंटरनेट पे के, गूगल किया और प्रिंट आउट आई, चलो शुरू हो जाओ काम पे। तो ये तो हो गया इसका मेरिट। डीमेरिट क्या है इसका, इसमें डेटा एग्जैक्ट आने के चांसेस कम होते हैं, फिल्टर हो के आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दीपेश को भेजा, तो दीपेश ने डेटा कुछ कलेक्ट किया, वो दीपेश भी फिर मेरे से बड़ा आलसी था, तो उसने क्या कर दिया कि यार कुछ उधर जा रहा है ना कोचिंग, एक काम कर, ये है ना डेटा है ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू लिख ले क्या कर, धैर्य को बोल दिया, धैर्य तू जाके सर को दे दे। धैर्य उससे बड़ा आलसी था, धैर्य ने अनुष्का को दे दिया। तो वो घूमते 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 डेटा जब तक मेरे पास पहुंचा, तब तक वो मैनिपुलेट हो जाता है आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा मैनिपुलेट हो जाता है ना, समझ रहे हो ना। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि यार आरबीएससी वाले आज आए नहीं, उनको बोल देना कि उनको भी आना चाहिए क्लास में। अब आप, मैंने तो आपको इतनी सी बात कही, आपने आरबीएससी वालों को क्या बोला कि सर ने ऐसे कहा है कि आरबीएससी वाले बदतमीज लोग हैं और आते ही नहीं है, इनको भी आना चाहिए। तो बात तो वही कही, लेकिन जब मीडिएटर के थ्रू बात जाती है, तो वो फिल्टर होते 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 मैनिपुलेट होते 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 जाती है। तो वही डेटा का भी हाल है। सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ मेथड में क्या होता है, बीच में मेडिएटर्स होते हैं, तो मैनिपुलेट होते 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 मेरे पास पड़े, ये इसका डीमेरिट है। समझ गए? तो पहला स्टेप क्लियर है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट ही कहां से होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद सेकंड चीज आती है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है। अब रिप्रेजेंट या ऑर्गेनाइज मतलब, सपोज करो डेटा आया मेरे पास, है ना, डेटा समझ रहे हो ना, बार बार मैं कह रहा हूं। अच्छा, जो डेटा वर्ड है उसका प्लूरल क्या है पता है किसी को? डेटा वर्ड का प्लूरल, जैसे बहुत सारा डेटा आया तो उसको प्लूरल फॉर्म, क्लास का क्लासेस, डेटा का, वेरी गुड, और उसका सिंगुलर, तो खुद ही प्लूरल है, तो बॉयज, बॉयज खुद प्लूरल, तो उसका सिंगुलर है ना बॉय। डेटा खुद ही प्लूरल है, दैट इज राइट, तो उसका सिंगुलर बताओ ना। उसका सिंगुलर वर्ड है, अगर नोट करना चाहो फॉर योर जनरल नॉलेज, इट इज डेटम, DATUM। बट सर्टेन वर्ड्स हैं बेटा इंग्लिश में जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए ही नहीं जाते, मुंह से ऑटोमेटिक प्लूरल फॉर्म निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सूचना, तो सूचना इंफॉर्मेशन अपने आप में एक नहीं होती यार। कोई भी, आप सपोज करो मैंने आपको कोई भी सूचना निकालने के लिए कहा, तो वो आप भले छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन निकाल के आओगे, लेकिन वो अपने आप में प्लूरल है, एक सिंगल सूचना नहीं होगी वो। तो वो ऑटोमेटिक मुंह से वर्ड डेटम नहीं निकलता, क्या निकलता है, डेटा। बट इट इज फॉर योर जनरल नॉलेज, बीएसटीसी के एंट्रेंस लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आप शुरू होने वाली है आपकी भी 2 साल के बाद ये राम कहानी है, कोई बीएसटीसी देगा, कोई आईआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस देगा, जो भी है, सब सारे एंट्रेंस एग्जाम में से छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जिसको अभी अपन इग्नोर करते हैं। याद रखने वाली बात है, डेटा डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटम, जो सिंगुलर फॉर्म में है ना। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, तो रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो बहुत सारा डेटा है मेरे पास, इसने एक पन्ना ला के दे दिया, इसने, मैंने सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के हिसाब से मैंने डेटा मंगाया, इसने एक पन्ना दे दिया, इसने एक पन्ना दिया, पन्ने ही पन्ने, पन्ने ही पन्ने, पन्ने ही पन्ने, पूरे मेरी डेस्क पे पूरे पन्ने ही पन्ने हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं इसको? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे, मैं क्या कहूंगा, मैं अब निशिता को बुलाऊंगा, निशिता एक काम करो कि इन सब ने डेटा कलेक्ट कर लिया, इसको मुझे प्रॉपर अरेंज करके दो, रिप्रेजेंट करके दो, प्रेजेंट करके दो, है ना, प्रेजेंटेशन समझते हो ना, या ऑर्गेनाइज करके दो, व्यवस्थित करके दो। तो उसको करने के क्या तरीके होते हैं, उसको करने का तरीका पहला है टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वे इज, TA है ये, TU नहीं है, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। सेकंड वे इज आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, बार ग्राफ्स, बार ग्राफ्स। अदर वे इज हिस्टोग्राम्स, पढ़ा है? हिस्टोग्राम्स के बाद एक और होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो भी है जो आप कह रहे हो, पाई चार्ट भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या, हाँ पाई चार्ट भी होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
हाँ बहुत सारे होते हैं, कई सारे तरीके हैं, जिसमें से ये तीन जो तरीके हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, उसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, टेबुलर को। ठीक है, फिर भी आज तक ये जितने भी है ना पाए चार्ट्स और जितने भी ग्राफिकल तरीके हैं ना, सबसे जो सही प्रेजेंटेशन है जिससे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से स्टडी हो जाती है वो टेबुलर है। और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट भी लोग बात टेबुलर पे ही करते हैं, विश्वास भी उस भी करते हैं। हाँ, आगे इसलिए बढ़े क्योंकि देखो हर तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न के लोग हैं दुनिया में, किसी को क्या पसंद, किसी को क्या पसंद। सपोज करो भी स्कोर बोर्ड आ जाए, तो स्कोर बोर्ड बहुत सारे टेबल में बना हुआ हो, और एक अपन देखते ही ना मैच के बीच में स्कोर बोर्ड आता है, ऐसे लाइन बनी रहती है, 15 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया इतनी ऊपर थी, इंडिया इतने, तो कईयों को वो रीड करना और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, किसी सिचुएशन में क्या बढ़िया, किसी सिचुएशन में क्या बढ़िया। ठीक है जी। तो ये दो तीन तरीके आपने जो बताया पाया चार्ट, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सर्कुलर फॉर्म होता है, आपके कोर्स में नहीं है हालांकि, पिछली बार भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे आएगा जब आप स्टेटिस्टिक्स ऐसे सब्जेक्ट लोगे, हाँ उस पर बात करते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक आ गए अपन, डेटा प्रेजेंट हो गया सब। चलो पहले पूरे स्टेप्स की बात कर लेते हैं, दो स्टेप्स और रह गए, कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप, अब डेटा अरेंज हो गया भाई, अब इसका क्या करें, चार्ट होना डालना है। अब क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड थर्ड स्टेप इज, देखो थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप मर्ज करके आती है लगभग, मैं भी मर्ज करके लिख लेता हूँ, तीसरी और आखिरी स्टेप ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। वैसे चाहो तो उसमें दो स्टेप और लिख सकते हो, एक स्टेप एनालिसिस हो गई, दूसरी चौथी स्टेप जो होगी वो इंटरप्रिटेशन हो गई, बट कोई बात नहीं, इनको एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस करना है भाई, डेटा अरेंज हो गया ना, टेबल आ गए हमारे सामने, एक एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया, अब केस का थोड़ा डालना है, इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के कुछ टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं ना, स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स हैं, जो बेसिक टूल्स हैं वो हम इस साल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मॉडिफाइड बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम अगर एज ए स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आप चूज करोगे तो आप अगले साल पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे, है ना। तो जो बेसिक टूल्स हैं उनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी एनालिसिस चल रहा है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन होते हैं, एक होता है मीन, जिसको अपन अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, दूसरा होता है मीडियन, एंड द लास्ट वन इज मोड, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। एनालिसिस कर रहे हैं साहब, है ना, एनालिसिस करने के कुछ टूल्स होने चाहिए हमारे पास, कैसे एनालाइज करूं, कैसे स्टडी करूं। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ने हमको तीन मेशर्स, मेशर्स समझते हो, मेशर क्या होता है, MEASURES, मेशर्स क्या, व्हाट डू मीन बाय मेशर्स, हाँ, मेथड्स, मेशर्स मींस मेथड्स, तरीके, मेशर्स मींस तरीके, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी भी बहुत बड़ा डेटा है, उसकी सेंट्रल की बात पकड़ लें भाई, हाँ दिस इज बेनिफिशियल और दिस इज नॉट बेनिफिशियल, तो सेंटर पे जाने के, टेंड का मतलब होता है किसी की तरफ प्रेरित होना ना, तो सेंट्रल की तरफ टेंड करने के तीन तरीके हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज निकाल लो सबका, जैसे मैंने कहा कि इस क्लास का स्कोर क्या रहा, इसका स्कोर अच्छा रहा, इसका बुरा रहा, मैंने कहा एवरेज स्कोर बताओ। समझ में आई बात, एवरेज सब समझते होंगे, छोटी मोटी बात है, आपने बचपन में एवरेज निकाला भी कई जगह, सबको जोड़ लो, डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी नंबर है, जैसे सपोज करो आपकी जेब में 20 रहे, आपकी जेब में 30 रुपए, आपकी जेब में 50 रुपए, मैंने क्या सबके पैसे जोड़ लो और डिवाइडेड बाय कितने लोगों, 5 लोगों, 5 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज पता चल जाएगा कि एवरेज कितने रुपए हैं आप लोगों के पास। तो मीन के ब्रैकेट में लिख लो, शॉर्ट में अगर अपन समझे सिंपल सी भाषा में, तो इट इज एवरेज, इट इज एवरेज। मीडियन, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, मीडियन मतलब मिड वैल्यू। हम आपको सर मिड वैल्यू और एवरेज तो एक ही बात हुई, कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि मिड वैल्यू और एवरेज तो एक ही बात हुई ना। मिड वैल्यू का मतलब है एक सीक्वेंस में एक चीज चल रही है, जैसे सपोज करो 10 लोग हैं या 11 लोग हैं ना, तो पहले के इतने रुपए, दूसरे के इतने रुपए, तीसरे के इतने रुपए, मिड में जो बच्चा खड़ा है उसके पास कितने रुपए, दैट इज मीडियन। एवरेज एक अलग चीज हो गई, एवरेज में तो क्या सबके ले लिए मैंने, 11 के 11 लोगों के ले लिए, जोड़ लिए और 11 में ही डिवाइड करके वापस दे दिए, दैट इज एवरेज। समझ में ये बात। मीडियन में ऐसा नहीं है कि सबके ले लेंगे, मीडियन में जो सीक्वेंस में चल रहा है उसमें मिड में कौन खड़ा है, चाहे से फिर उसके पास 1 रुपया हो, तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी पे आऊंगा कि सबके पास 1 ही रुपया है, और सपोज करो सब उसके पास 50 रुपए हो,
तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी पे आऊंगा कि नहीं सबके पास 50 रुपए, वो तरीका है, उस तरीके को कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं उस तरीके को? मीडियन, मिड वैल्यू। मोड का मतलब होता है विथ, या एक मिनट रुको, वैल्यू विथ मैक्सिमम रिपीटेशन, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। और रेपिटेशन को स्टेटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? अभी सीखोगे आप। रेपिटेशन मतलब दोहराव, कोई चीज रिपीट होती है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि सबके पास, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, मैंने कहा यार ये 10 रुपए आपके पास भी, आपके पास भी, आपके पास भी, 10 रुपए 3 बार रिपीट हो गए ना, तो मैं क्या कह दूंगा कि इस पूरे डेटा का मोड क्या है? 10 रुपए, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो मैक्सिमम बच्चों के पास है, वो अमाउंट मैक्सिमम बच्चों के पास है। समझ में आई बात? वैल्यू, वो वाली वैल्यू, अच्छा कितनी बार रिपीट हो रही है वो मोड नहीं है। जैसे मान लो 3 बार रिपीट हुई है तो कई बच्चे 3 कहते हैं कि सर 3 मोड है इस डेटा का, 3 नहीं है। वो वैल्यू 3 बार क्या रिपीट हो रही है? 10 रुपए रिपीट हो रहा है, तो 10 इज द मोड एंड नॉट 3। क्लियर है? जो वैल्यू बार बार रिपीट करे, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करे, और रेपिटेशन को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह दूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब वही है वैल्यू विथ मैक्सिमम रेपिटेशन। यहां तक कोई डाउट? ये हो गया एनालिसिस करने के 3 तरीके, मीन, मीडियन, मोड। लास्ट में इंटरप्रिटेशन है, आप समझते हो इंटरप्रिटेशन का मतलब एक रिजल्ट निकालना है। यस, मैंने डिसाइड कर लिया पीटर इंग्लैंड का शोरूम खुल के रहेगा, सारे डेटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज किया उसको, सब कुछ किया, और मैं फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचा। तो वो जो फाइनली डिसीजन आ रहा है ना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट मतलब उससे चीज, रिजल्ट निकल के लाना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन, पहला स्टेप क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड स्टेप रिप्रेजेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन। उसके तरीके बताओ। अच्छा, कलेक्शन के तरीके बताओ पहले तो। प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन के तरीके बताओ। टेबुलर, बारग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस मतलब उसको स्टडी करना, उसके तरीके बताओ। मीन, मीडियन, मोड। एक्चुअली ये तरीके सेंट्रल टेंडेंसी के तरीके हैं, वो एनालिसिस का पार्ट है ना, एनालिसिस का सब पार्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरीके आएंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। और लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, दैट इज टेकिंग आउट द रिजल्ट आउट ऑफ द गिवन प्रोसेस। जो भी प्रोसेस था उसमें से एक रिजल्ट निकल के लाना। ठीक है। इस साल जो हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये 9th क्लास में पढ़ लिया था हमने, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। स्टैटिस्टिक्स का 14th नंबर चैप्टर ही था क्लास 9th की सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी बुक में। उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था हमने, पहली एक्सरसाइज कलेक्शन ऑफ डेटा की थी, और फिर बाकी की एक्सरसाइज क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह बनाए होंगे। और चौथी एक्सरसाइज वहां पे थी एनालिसिस की, मीन, मीडियन, मोड की, वहां पर भी एक्सरसाइज थी, बट वो स्टार्ट होके बस खत्म हो गई थी, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन था। इस साल अपन ने जहां लास्ट ईयर छोड़ा वहां से पकड़ेंगे, वहीं से पकड़ेंगे, जहां लास्ट ईयर छोड़ दिया ना वहीं से इस साल पकड़ेंगे। अपन ने मीन, मीडियन, मोड स्टार्ट करके छोड़ दिया था 9th में। अभी इस साल आपने को क्या करना है? मीन, मीडियन, मोड को डिटेल में पढ़ना है। यही हमारा इस साल का मेन मोटो है इस चैप्टर का। ठीक है। 4 एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट मीन, सेकंड एक्सरसाइज इज अबाउट मोड, थर्ड एक्सरसाइज इज अबाउट मीडियन, फिर एक चौथी एक्सरसाइज भी है, मोर देन ओजे, लेस देन ओजे, कर्व्स होते हैं, वो कर्व कैसे ड्रॉ होते हैं, उसका क्या यूज होता है, वो भी सीखें। तो ये 4 एक्सरसाइज हैं। वेरी इजी चैप्टर, सर्टेन फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला भी बड़े आसान है अगर सिस्टमेटिकली पढ़ें तो, और रटेंगे तो फिर वो 2-3 तक याद रहेंगे बस, है ना। सिस्टमेटिकली अब सीखोगे कि मीन का ये फॉर्मूला कैसे बना, तो फिर आपको आज नहीं हमेशा याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर अभी तक? हाँ जी। अब मुझे बताओ कि स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट किसको पसंद है या किसी को पसंद नहीं? बात करें स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट पे बात करते हैं, बिकॉज आई एम योर टीचर एज वेल एज योर मेंटोर। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाए कि इस सब्जेक्ट की क्या तो खासियत है ना। देखो, होल वर्ल्ड इज रनिंग बिहाइंड इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एमबीए, सारा दुनिया इसके पीछे भाग रही है ना। एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में 83% एजुकेटेड पीपुल तो अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयबल समझते हो? जो नौकरी देने लायक नहीं है।
नौकरी देने, मतलब 100 में से 83 लोग तो ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती, वो इतने लायक ही नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए। एजुकेटेड, 100 एजुकेटेड को पकड़ के लाऊंगा ना मैं, उसमें से 83 ऐसे निकलेंगे जो एजुकेटेड नाम के तो हो गए, डिग्री तो होल्डर्स हो गए, इंजीनियर भी बन गए, कुछ भी बन गए, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे आर नॉट एबल टू बी एम्प्लॉयड, ऐसे लायक नहीं कि उनको नौकरी दी जाए। 17 लोग ही ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सब देखा देखी में भीड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, है ना। तो ये बेटा एक ऐसा मोमेंट होता है 10th क्लास के बाद, जब आपको विचार और मनन करना पड़ता है कि आपको आगे, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा ना, और मुश्किल से 3 महीने रह गए, 3 महीने तो रह गए, इसके बाद 11th में ही हो आप। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपकी लाइफ इसके बाद कहाँ मूव ऑन करेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी, है ना, अगर आप इंटरेस्ट लो तो। स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की एक जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, कुछ नहीं करना, उसको एयर कंडीशन ऑफिस में बैठना होता है, कंप्यूटर पे उसको बस ये बताना होता है, अच्छा विराट कोहली ने आज 10 रन बनाए, 10 रन उसके खाते में ऐड कर दो। एग्जाम्पल है छोटा सा। अच्छा, हर एक कंपनी में स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी होती है, हर एक कंपनी में, छोटी सी छोटी बात है, जैसे रिलायंस भी कंपनी होगी ना, तो वहां पर भी स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट होगा पूरा, वो भी तो रिसर्च करता होगा ना, भाई प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, पिछले प्रोडक्ट ने कितना अपने को ग्रोथ दी, ताकि आगे के डिसीजन लिए जाएं। ये जो भी अभी प्रोसेस बताया ये बेटा इसलिए है कि ताकि आगे के डिसीजन लिए जाएं, ये पर्पस के लिए, यूं ही नहीं करता कोई भी, एम आई उनको भारी भारी तनख्वाह नहीं देता कोई, भाई ये तुम कलेक्शन करे आओ, अपन टेबल बना लेंगे, मजा आ रहा है बहुत, ऐसा नहीं। इसका एक पर्पस है कि आगे हमारी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे रन करेगी, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उसके लिए, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट बताए क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसमें भीड़ कम है, इसमें भीड़ कम है। मैं बता रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी का एक एग्जाम होता है जिसमें स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर करके एक पोस्ट आती है, उसमें जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, करीब करीब सबका सिलेक्शन हो जाता है। वाई? क्योंकि जितनी पोस्ट होती है उतनी भरते हैं, भीड़ कम है ना, जितनी पोस्ट होती है उतनी ही भरते हैं। और इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर को आज 12 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी करवाती है कंपनी, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के पास इतना काम नहीं रहता है। रहता है, ऐसा नहीं कि फ्री के पैसे मिलते हैं, फ्री के पैसे तो कहीं नहीं मिलते, काम करना पड़ता है। बट एज कंपेयर्ड टू दोज जो वर्क्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का काम हो गया, एक अकाउंटेंट का काम हो गया, वो बड़े ट्रेडिशनल काम हो गया, आजकल गली गली में मिल जाते हैं, आजकल गली गली में सीए भरे पड़े हैं, आजकल गली गली में इंजीनियर्स हैं, है कि नहीं। आजकल एमबीए तो ऐसे हैं जैसे राशन की दुकान पे मिल रहे हैं, हाँ? समझ रहे हो बात को। तो अपना कैरियर, सबसे पहली चीज तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग, आपका इंटरेस्ट किस में। और अगर किसी में ही नहीं है कि सर आप बताओ, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि ऐसी जगह चुनना चाहिए जिसमें भीड़ कम है, जिसमें कंपटीशन कम है, हाँ। और जो चीज नई है, नई चीज हमेशा चलती है, याद रखना, नई चीज हमेशा चलती है। तो आप सोच सकते हो अपने करियर के लिए, अगर आपको स्टेटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट चुनना है, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स ही लो, कॉमर्स ही लो या साइंस ही लो, इट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। विथ आर्ट्स भी लिया जा सकता है, विथ कॉमर्स भी लिया जा सकता है, विथ साइंस भी लिया जा सकता है। मेरे पास विथ कॉमर्स था, ये मेरे पास मैथ्स भी विथ कॉमर्स थी। आपको लगे कि मैं साइंस का बंदा हूं, नहीं भैया मैं कॉमर्स का बंदा हूं। मेरे पास मैथ्स मैथ्स भी ऑप्शनल ही होता है, 10th तक कंपलसरी होता है, 11th के बाद ऑप्शनल हो जाता है। तो मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स थी, और मुझे बड़ा मजा आया था इस सब्जेक्ट पढ़ने में, मतलब इकोनॉमिक्स और मैथ्स करने में मजा आता था पूरे कॉमर्स में। तो मैंने अप्लाई नहीं किया ना स्टैटिस्टिक्स, मेरी बात सुनो, स्टैटिस्टिक्स 11th 12th में करने से पार थोड़ा ना पड़ेगी बेटा, उसमें ग्रेजुएशन, उसमें पीजी भी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा चलो उसकी बात कर लेते हैं। जो एसएससी में हमें बताया ना कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उतनी की नौकरी लगती है, तो उनके पास स्टैटिस्टिक्स के से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए उसमें मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाया, क्यों? आखिरी में आगे पॉइंट अटक गया कि भैया स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन चाहिए, ये डिग्री नहीं है मेरे पास। हमने तो वही ट्रेडिशनल एमबीए बीबीए कर लिए, जो जहाँ पे भीड़ भाग रही थी, तो हमको कोई बताने वाला नहीं था। हमारे ऊपर तो कोई ऐसे भी, हमारे टीचर तो ये भी नहीं कहते थे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे इतना थोड़ा इंट्रोडक्शन देते थे स्टेटिस्टिक्स के, बोलना ही नहीं आता था उनको, तो स्टेटिस्टिक्स कैसे बोलते हैं। आप आपको हम बता रहे हैं बिकॉज यू ऑल आर लाइक यंगर किड्स टू मी, भाई मेरे छोटे भाई बहनों आप, है ना, एक तरीके से। तो जो चीज हमको खली भाई यार, हमको कोई बताता काश, वो चीज आपको ना खले। अल्टीमेट डिसीजन आपका है और आपके पेरेंट्स का होगा, दैट इज फाइन। बट एक कोई बता दे भाई, हाँ सर इसमें ये था, हमको किसी ने बताया नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसके अलावा भी आपको किसी भी रिलेटेड कभी भी करियर के बारे में कुछ भी बात करनी हो, तो आप फ्रीली मेरे पास आ सकते हैं, फ्रीली। ठीक है ना भाई, सर मैं अब इस पोजीशन पे हूं, मुझे क्या करना चाहिए,
तो आप आके आधा घंटा 1 घंटा बैठ के मुझसे, आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, बात कर सकते हो, है ना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपन एनालिसिस कर लेंगे, जितना मैं जानता हूँ बताऊंगा, जितना उसके बारे में मैं जानता हूँ, है ना। तो स्टेटिस्टिक्स करने में बड़ा मजा आता है। ये तो आदि तो मैथ्स ही है इसमें, आदि तो मैथ्स ही है, और आदि थोड़ी सी मतलब ग्राफ्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह बनते हैं, और इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी की इंजीनियरिंग में होती है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल रहा है, बड़े बड़े सम्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, छोटी मोटी बातें पढ़ लो। स्टेटिस्टिक्स अगर आपको चाहिए तो 11th में आपको इकोनॉमिक्स लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट है 11th-12th में। ग्रेजुएशन में स्टेटिस्टिक्स पर्सनली एक सब्जेक्ट होगा। अगर आप ग्रेजुएशन स्टेटिस्टिक्स से करते हैं तो स्टेटिस्टिक्स की ही 3-4 किताबें मिलेंगी उसमें। स्टेटिस्टिक्स वो तो कोई सा भी सब्जेक्ट से करोगे, सपोज करो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स किसी से भी करोगे तो उसकी मैथ्स की 4 किताबें मिलेंगी। वो तो इतना तो पता ही होगा आपको। ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से करेंगे उसी के बारे में फिर आपको आगे रिसर्च पढ़ना है, करना है, जो भी करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, स्टेटिस्टिक्स बोलना कितनों को आता है? बोलो स्टैटिस्टिक्स। हाँ, नहीं, गलत। वेरी गुड। बोलो दे रहे। नहीं, गलत। स्टैटिक का मतलब तो कुछ और होता है, अक्सर बच्चे स्टैटिक ही बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर है, ये स्टैटिस्टिक्स है ना। ठीक है जी। और करीब करीब हर सब्जेक्ट के आगे में एस लगता है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, करीब करीब बोल रहा हूँ, आप एक्सेप्शन मत लेके आना। बोलने वाला केमिस्ट्री में का है ना, फिजिक्स, करीब करीब हर सब। लैंग्वेज सब्जेक्ट में नहीं लगेगा, जो लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी तो लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश हिंदी आर नॉट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है ना। इंग्लिश हिंदी संस्कृत, इनको मेन सब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे। मेन सब्जेक्ट्स ये जो बच गए ना वो होते हैं। ठीक है, तो 8:22 हो गए, 10 मिनट और है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, है ना। एनालिसिस में भी 3 चीजें मैंने आपको बताई। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड। तो अब बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहां से अपना कोर्स शुरू होता है क्लास 10th का। फाइल है नहीं ना आज, तो रफली नोट्स बना देते हैं। मेजर्स ऑफ, नहीं करीब यही है ना, मैंने ही तो बनाया, वो भी मुझे पता है नहीं, यही है उसमें भी। कुछ 19-20 होगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कौन सा हमको रटनी है, चीजों को रटना थोड़ा ना, क्वेश्चंस करने में बात तो वो है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका एक ही इंपॉर्टेंस है उस फाइल का, कि देखो कुछ बातें क्या होता है, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे बात मेरे माइंड में बातें आती जा रही, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। हो सकता है ना कुछ एक बातें स्लिप हो गई हो, तो वो वहां पे तो लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट पढ़ते अच्छा ये बात भी बतानी, ऐसे याद आ जाएगा। तो वो उस फाइल का इंपॉर्टेंस है ना। कई बच्चे कहते हैं रट के आता है, फाइल से देख के पढ़ाता है, वो वाली बात नहीं है ना। पर यह है कि कोई बात, कोई भी एक छोटी से छोटी बात मिस ना हो जाए जो मेरे को, मुझे आपको बतानी है, बस वो फाइल का वही महत्व है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, है ना। डाल लो मीन, मीडियन, मोड। मीन डाल दो, उसका पहला पॉइंट है मीन। चलो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला पॉइंट है मीन, जिसको अपन एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है। सिंपल सा पहला फॉर्मूला मीन का ये है। चलो आज केवल मीन के फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे, मीडियन मोड कल करेंगे। क्या इंट्रो? हाँ, 3-4 है। हाँ, मेथड्स है, मतलब 3-4 मेथड्स हैं। डेटा बड़ा है तो वो वाला मेथड लगाओ, डेटा छोटा है तो वाला मेथड। तो जो सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सपोज करो जैसे आप डेटा कलेक्ट करके आए, जैसे मैंने सपोज करो एक छोटा सा आपको कहा कि इस कॉलोनी में जितने भी घर हैं, उस हर एक घर में कितने बच्चे हैं, ये डेटा कलेक्ट करके आओ। सपोज करो मुझे कुछ बच्चों का कोई शोरूम डालना है, तो मैं बच्चों के डेटा कलेक्ट करूंगा। तो आप कलेक्ट करके आए, इस घर में 3 बच्चे हैं, इस घर में 2 बच्चे हैं, इस घर में 5 है, इसमें 10 हैं, 10 भी हो सकते हैं ना, 6 हैं। तो ये जो नंबर आ रहा है ना, 5, 2, 10, 6, 3, ये जो भी नंबर आ रहा है निकल के, इनको कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। क्या कहते हैं? या शॉर्ट में कहते हैं एंट्रीज। क्या कहते हैं? क्योंकि देखो चीज को एक जनरल वे में बात करना और एक एज पर सब्जेक्ट बात करना। अब एज पर सब्जेक्ट बात करूंगा, स्टैटिस्टिक्स कल भाषा में इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशंस। क्या कहेंगे?
ऑब्जर्वेशंस। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Divided by number of observations. ठीक है जी बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं एवरेज। ठीक है, ये तो हो गई जनरल फॉर्मूले वाली बात, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली। सबको जोड़ो और टोटल से डिवाइड कर दो। 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड कर लो, 20 लोग हैं तो 20 से डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको स्टैटिस्टिकल भाषा में अगर कहें तो इसी फॉर्मूले को लिखते हैं हम लोग सिग्मा। इस साइन को पढ़ते हैं अपन सिग्मा या समेशन, अभी बताऊंगा, एक बार लिख लो। सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन भी लिख सकता हूं मैं, या फिर सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई भी लिख सकता हूं। दोनों एक ही फॉर्मूला ही है, एन का मतलब सिग्मा एफ आई होता है। अच्छा, अब ये सिग्मा के बारे में समझें। जानता है कोई इस साइन का मतलब? ये साइन मैथ्स फालतू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंप्यूटर्स पे काम करता है तो एक्सेल शीट बनाई है कभी किसी ने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें ये समेशन ना हो तो एक्सेल शीट कोई भी तैयारी नहीं हो सकती। इसका मतलब है समेशन, अपन शॉर्ट में सिग्मा बोलते हैं। समेशन, समेशन मतलब सम करना। समेशन मतलब क्या है? सम करना। अभी बताते हैं। देखो, शॉर्ट में समझो एक ही लाइन में है ना, जो हमेशा याद रहे। ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब एक काम करवाने वाली चीज है ना। ये ऑपरेटर या ये साइन जिस भी शब्द के आगे लगा हुआ है, जैसे एक्स आई के आगे लगा हुआ है, आगे चल के औरों के आगे भी लगेगा, जिसके आगे ये लगा हुआ है उस कॉलम का सम होता है। उस कॉलम का सम होता है। समझ में ये बात? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ के बच्चों के मार्क्स का एक कॉलम बनाया। क्लास नाइन्थ के बच्चों के मार्क्स का क्या बनाया मैंने? एक कॉलम बनाया। उस कॉलम का नाम रख दिया मैंने ए। उस कॉलम का नाम क्या रख दिया मैंने? ए। क्लास टेंथ के बच्चों के मार्क्स का मैंने कॉलम बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने बी। ए कॉलम में क्या है? क्लास नाइन्थ। बी कॉलम में क्या है? क्लास टेंथ। अब मैं कहूंगा ना समेशन ए, दैट मीन्स वो जो मैंने कॉलम बनाया ना उसके सारी एंट्री को जोड़ के बताओ क्या है इसका आंसर क्या है। मैंने कह दिया ना समेशन बी, दैट मीन्स बी कॉलम में अब जितने भी एंट्रीज या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं उसको, उन सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ के बताओ। तो सिग्मा मतलब समेशन, ये जिसके आगे लग जाए उस कॉलम को जोड़ना है और आंसर जो भी है वो उसकी जगह लिखना है। ठीक है, सिग्मा एक्स आई की जगह, सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स आई वाले कॉलम को जोड़ो, जो भी आंसर है वो सिग्मा एक्स आई की जगह लिखो। क्लियर है? समझ में ये बात? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक्स आई वाला कॉलम है। अब ये आई आई क्यों बोलते हैं वो भी बताते हैं। एक्स आई वाली कॉलम है जैसे 2, ये एग्जाम्पल है, चाहे से नोट मत करना, 2 3 4 9 0 10। अब मैंने कहा यार मुझे है ना समेशन एक्स आई बताइए, तो दैट मीन्स यू हैव टू सम अप दिस कॉलम। 2 + 3 5 + 4 9 + 9 18 + 10 28। तो समेशन एक्स आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 28। अब इसके आगे ये समेशन एक्स तो समझ में आ गई, आई क्यों लगा हुआ है? आई इसलिए लगा हुआ है, एक्चुअली जो ये पहली ऑब्जर्वेशन है ना इसको अपन कहते हैं बेटा x1। क्या बोलते हैं? ये x1 है। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5 एंड द लास्ट वन इज x6। अब या तो मैं ऐसे लिखूं इसको x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं। आप कह दोगे लिख दो सर, छोटी सी बात है, क्या दिक्कत आई? लेकिन सपोज करो ये 6 की जगह 60 हो तो फिर ऐसे ऐसा अलग फॉर्मूला में ऐसे तो नहीं लिखूंगा x1 + x2 + x3। तो इस पूरे ये x1 + x2 + जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं क्या? समेशन एक्स आई वेयर आई की वैल्यू 1 से लेकर 6 है। जो नीचे वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो ऊपर वैल्यू वो एंड वैल्यू है। आई दिख रही हो? ये आई दिख रहा है, आई, ये आई दिख रहा है। इस आई की जगह 1 रखना है
फिर 1 से बड़ा 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4, आखिरी तक कहां तक जाना है, 6 तक रखना है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इस पूरी बात को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, समेशन xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 6। कैसे रीड करते हैं इसको, बोलो, समेशन xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 6। अगर मैंने लिख दिया समेशन fi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 10, इसका मतलब क्या हुआ, अब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6 प्लस f7 प्लस f8 प्लस f9 प्लस f10 तक मुझे जोड़ के बताना है। समझ में आई बात, i की जगह 1 2 3 4 नंबर्स रखने हैं। क्लियर है ये बात। अब जब अपन ये तो हो गई एक्चुअली में इसको बोलते कैसे हैं, लेकिन जब अपन इसको एक्चुअली लिखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में भी लिखेंगे, तो ये नीचे और ऊपर वाली चीजें इग्नोर कर दी जाती है। कौन सी वाली, ये वाली एंड ये वाली। प्रैक्टिकली इनको लिखा नहीं जाता, सिंपली लिख दिया जाता है समेशन एक्स आई, दैट मीन जितने भी आई हैं, मतलब जितने भी 1 2 3 4 10 हैं तो 10 को जोड़ो, 20 है तो 20 को जोड़ो। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेके 20 तक है, जितने भी हैं सारे जोड़ो। बताया नहीं ना मैंने कहां से कहां तक जोड़ो। सपोज करो 20 हैं लेकिन मुझे 10 ही जुड़वाने हैं, 20 हैं लेकिन मुझे कितने जुड़वाने हैं, तो फिर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि आई की वैल्यू 1 to 10 ही लो, लेकिन मुझे तो सारे ही जुड़वाने हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही होगी, ये तो फिक्स है। एंड कहां पे हो रही हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली नीचे ना तो ऐसे लिखूंगा आई इक्वल्स टू 1, ना ऊपर लिखूंगा 6 या 10, मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, समेशन एक्स आई, दैट्स इट। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब उस फॉर्मूले से जो चीजें मैंने आपको बताई उसको समझो। मैंने आपको क्या कहा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, समेशन एक्स आई। जितने भी बेटा ऑब्जर्वेशन आते हैं ना निकल के रिजल्ट डेटा के रूप में, उसको एक्स से डिनोट कराते हैं। मैथ्स में हर चीज एक्स होती है, तो अब जैसे पहला ऑब्जर्वेशन हुआ उसको x1, जैसे अनुष्का लेके ही 5 घरों का डेटा, तो अनुष्का का डेटा हो गया x1 x2 x3 x4 x5, आपका हो गया x5 के बाद x6 x7 x8 x9। तो मैं क्या करूंगा, सबका डेटा जोड़ूंगा, सम करूंगा सबका। तो मैं x1 से लेके जितने भी आप ऑब्जर्वेशन लेके आए सबको जोड़ूंगा, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या बन गया, समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम जितने भी डेटा हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। डिवाइडेड बाय एन का मतलब होता है, एन जो नोटेशन है वो किसका है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसको एफ समेशन एफ आई क्यों कहा, जो कैपिटल एन की वैल्यू होती है ना स्टैटिस्टिक्स में, वो हमेशा समेशन एफ आई के बराबर होती है, ऐसा क्यों, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि एफ आई क्या चीज है। ठीक है, सपोज करो मैंने कहा आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, सबकी हाइट बताओ मुझे, है ना, तो चलो हाइट नहीं वेट बताओ, तो कितना एवरेज वेट होगा आप लोगों का, करीब 40-50 किलो तो होगा, इतना ही तो होगा ना। सपोज करो एक बच्चे का वेट निकल के आया 40, 42, फिर 42, 43, 10 हो जाए तो बता देना ना, अगेन 40, 45, 46, 46, 46 हो गए क्या, 10 2 4 6 8, एक एक रह गया ना, तो अगेन आप लिख दो 45। ये हो गए 10 ऑब्जर्वेशन आए, मतलब 10 लोग हैं तो 10 के डेटा आ गया मेरे पास, तो ये 10 ऑब्जर्वेशन हैं। मैं कह सकता हूँ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 x6 ये सब है ना। अब क्या होता है कि ये जो डेटा है इसको कहते हैं रो डेटा, क्या कहते हैं, कच्चा चिट्ठा, ये रो डेटा है ना। अब इसको जब मैं टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करूंगा, सीखा होगा आपने लास्ट ईयर, तो इधर मैं लिखूंगा ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स आई, और उसके बगल में मैं क्या लिखूंगा, एफ आई। क्या लिखूंगा, एफ आई का मतलब होता है जो ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी अभी बताया कितनी बार वो रिपीट हुआ, वो ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलरली कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन उठाया मैंने 40, तो 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसमें, 1 2, तो एक्स आई अगर 40 है तो उसकी एफ आई क्या हो जाएगी, 2। एक्स आई अगर 40 है तो उसकी एफ आई क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन उठाया मैंने 42, 42 ऑब्जर्वेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं ना, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, बस दैट्स इट, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 43 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये ओनली 1 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए टैली मार्क्स भी बनाते थे, याद हो तो, जल्दी जल्दी करने के लिए टैली मार्क्स बनाते थे, ज्यादा बड़ा डेटा होता था तो। 44 इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो अगला ऑब्जर्वेशन सीधे नोट करो आप, क्या 45, 45 कितनी बार है, 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 2। 46 कितनी बार है बेटा, 3। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं इसको कह सकता हूं x1, यस और नो, एक्स आई नहीं, मैं इसको क्या कह सकता हूं x1, बोलो यस और नो, ये पहले तरह का ऑब्जर्वेशन है,
मैं इसको कह सकता हूं सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मैं इसको क्या कह सकता हूं बोलो, थर्ड ऑब्जर्वेशन, मैं इसको क्या कह सकता हूं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मैं इसको क्या कह सकता हूं, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली मैं इसको क्या कह सकता हूं, F1, F1 मतलब जो X1 था उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब जो X2 था उसकी फ्रीक्वेंसी F2 कह सकता हूं। इसका मतलब बोलो F3, इसका मतलब बोलो F4, इसका मतलब बोलो F5। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, समेशन Fi, दैट मीन्स Fi वाले कॉलम का सम चाहिए। दैट मीन्स मतलब क्या हुआ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, इस कॉलम का सम चाहिए। सम करना जरा इसका, 2 और 2 4, 5 7 और 3 10, कुछ पल्ले पड़ा। Fi वाले कॉलम का सम हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच कर। 10 लोग हैं ना ऊपर, चेक करो कितने लोग हैं ऊपर, इधर रेपिटेशन वाले कॉलम को जोड़ा, कितना आया आंसर, क्या आया 10। तो जब मैं इसको कहूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहूंगा एन, क्या कहूंगा, और ये एन ऑलवेज इक्वल्स टू समेशन Fi। ये एन हमेशा किसका जोड़ निकलेगा, Fi का जोड़ निकलेगा। तो इसीलिए उस फॉर्मूला में मैंने दो तरह से लिखवाया, एक बार तो समेशन xi अपॉन एन सिंपल भाषा में, और नहीं तो अगर स्टेटिस्टिक्स में पूरा ही घुस के बात करें, अब मान लो कि रो डेटा नहीं गिवन है, रो डेटा नहीं गिवन है, टेबुलर डेटा गिवन है, तो टेबुलर डेटा में जो होगा वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में गिवन होगा। तो अब कितने वहां पे लोग मौजूद है, कितने ऑब्जर्वेशन से कैसे पता लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जोड़ लो, उतने ही लोग वहां पे मौजूद है, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर उस तरह का डेटा गिवन है, देन आई विल राइट द फॉर्मूला एज समेशन xi डिवाइडेड बाय समेशन। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक तरीके से एक ही फॉर्मूले, बोलने के अलग अलग तरीके हैं बस। ठीक है, ये तो है बेसिक फॉर्मूला, ये क्या है, बेसिक फॉर्म। टाइम हो गया है क्या, कोई बात नहीं, 5 मिनट और लेंगे, मीन के फॉर्मूले खत्म कर देते हैं ना। ये जो फॉर्मूला है इसको क्या कहूंगा बेटा, मैं क्या कहूंगा, बेसिक फॉर्मूला। आप शॉर्ट में लिख दो कि ये तो मतलब उसकी डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है, जो मीन की डेफिनेशन है ना, वो कहती है कि मीन का फॉर्मूला ये है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं मैं, दूसरा मीन का। अच्छा, मीन को जो अपन है ना किस लेटर से डिनोट कराते हैं, अभी नेक्स्ट वाले से बता देता हूं, इधर ही लिख देता हूं, या तो एक्स बार, एक्स बार, एक्स बार जहां भी लिखा आ जाए दैट मीन्स मैं मीन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मीन की बात कर रहा हूं। अच्छा, मीडियन को कैपिटल एम और मोड को कैपिटल जेड। मीन को तो किससे कहेंगे, एक्स बार, कैपिटल एक्स बार, और मीडियन को कैपिटल एम और मोड को कैपिटल जेड। आएगा तो और बता देंगे अभी। तो जो सेकंड फॉर्मूला है बेटा मीन का, वो ये है समेशन, समेशन Fi xi, समेशन Fi xi डिवाइडेड बाय समेशन, वही एन लिख दूं या समेशन Fi लिख दूं, एक ही बात। एन लिख दूं, कैपिटल एन लिख दूं, या अब मैं एन नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, समेशन Fi। समझ जाना, समेशन Fi का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन एन कहते हैं। ये वाला जो मेथड है इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी कह सकते हो, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट मेथड है ए प्लस समेशन Fi डी डिवाइडेड बाय, नीचे तो वही आएगा कुछ भी हो जाए, समेशन Fi। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे जब तक मीन रहेगा। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। नीचे हमेशा क्या रहेगा, समेशन Fi। इसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। ए प्लस, ए कैपिटल ए फिर प्लस, इसको कहते हैं बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड। एंड द लास्ट वन इज वही ए प्लस, बस यहाँ पे समेशन Fi डी की जगह हम लिखते हैं ui, और नीचे तो वो रहता ही हमेशा ही एक ही चीज, समेशन Fi, लेकिन इसके आगे इनटू एच और लग जाता है, स्मॉल एच। इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें एक स्टेप डेविएट हो जाती है, एक स्टेप बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्टेप डेविएशन मेथड।
ये जो तीन मेथड आप तीन फॉर्मूले देख रहे हो आप स्क्रीन पे, यही फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 1 में अप्लाई होंगे। इससे पहले वाला जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको समझाने के लिए है भाई, मीन एक्चुअली वो होता है। अब आज समझे, कल समझाएंगे ना जैसे जैसे मेथड आएगा। तो अच्छा इसमें सुनो, ये समेशन जहां जहां पे लगा हुआ है ना, मैं लिख सकता हूं आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, एन मतलब जितने भी नंबर हो, चाहो तो लिखो, चाहो तो मैंने क्या कहा हट इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो कभी किसी क्वेश्चन में किसी एग्जांपल में लिखा हुआ हो तो ऐसे मत सोचना कि इधर तो लिखा हुआ है सरनेम को लिखे, आप भी लिख सकते हो। वो लिखोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी। क्या क्या कह रहे हो? नहीं, आपकी इच्छा है, आप चाहे से लिख भाई, कहीं लिखा हुआ आ जाए तो ऐसे मत सोचना कि ये सर ने क्यों नहीं बताया। आप चाहो तो जहां जहां समेशन लिखा हुआ है आप लिख सकते हो। क्या आई इक्वल टू 1 ऊपर स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब एन कहां तक गया, 1 2 3 4 10 तक गया तो 10 तक जोड़ना है, 20 तक गया तो 20 तक जोड़ना है। समेशन साइन का मतलब है ही सही। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ? एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, वेरी गुड। जैसे एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होगा, एफ आई एक्स आई कॉलम है, उस कॉलम का सम चाहिए। अब एफ आई एक्स आई कॉलम बनेगा कैसे, एफ आई वाले कॉलम को एक्स आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके तीसरा कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई। यानी एफ आई एक्स आई का मतलब एफ वन इंटू एक्स वन, एफ टू इंटू एक्स टू, एफ थ्री इंटू एक्स थ्री, एफ फोर इंटू एक्स फोर, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका एक कॉलम बन गया, उसका एक कॉलम बन गया, उस कॉलम को जोड़ना है, उस जोड़ को यहां लिखना है। दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई। इज दैट क्लियर? तो कल अपन डायरेक्ट मेथड से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ही है, और उसी एक्सरसाइज में फिर अज्यूम्ड मीन मेथड्स हैं, उसी एक्सरसाइज में स्टेप डेविएशन मेथड्स है। तो ये तीन मेथड अपन कल स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 अपन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।